Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 9 of class 11 political science. The name of book is Political Theory and the name of chapter is Peace. पीस का हिंदी मीनिंग शांति होता है। अब देखिए, हर व्यक्ति शांति स्थापित करने के अपने हिसाब से अलग तरीके सोचता है। तो वो तरीके क्या है, या शांति के प्रभाव क्या है, या कैसे शांति स्थापित की जाती है, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर कवर अप करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। द 19th century German philosopher Friedrich was one of those who glorified war। तो इन भाई साहब का ये मानना था कि अगर शांति स्थापित करनी है तो उसका विकल्प सिर्फ एक है, वो है युद्ध। बिना युद्ध के शांति स्थापित नहीं हो सकती, ऐसा इनका मानना था। तो इसमें प्रोनाउंसिएशन में शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं फ्रेडरिक ही शब्द स्पीक कर रहा हूँ। तो फ्रेडरिक डिड नॉट वैल्यू पीस। इनके कंसेप्ट में शांति का कोई मतलब अस्तित्व नहीं था। शांति का मतलब तो क्या होता है, बिना युद्ध के मतलब सब सेटल्ड हो जाए। पर फ्रेडरिक डिड नॉट वैल्यू पीस बिकॉज, क्योंकि इसका मानना था कि कन्फ्लिक्ट, जो लोगों के बीच में मतभेद है, उनको सिर्फ एक तरीके से सुलझाया जा सकता है और वो है युद्ध। फ्रेडरिच डिड नॉट वैल्यू पीस बिकॉज ही बिलीव्ड दैट ओनली कन्फ्लिक्ट कुड फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। तो फ्रेडरिच का ये मानना था कि भाई शांति में कुछ नहीं रखा, और अगर मॉडर्नाइजेशन या सिविलाइजेशन लाना है, ग्रोथ करनी है, तो कन्फ्लिक्ट के जरिए ही वो की जा सकती है। पीस हैज ऑक्युपाइड अ सेंट्रल प्लेस इन द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल रिलीजन। आप किसी भी धर्म की किताबों को या किसी भी धर्म की रिलीजियस टेक्स्ट को अगर आप स्टडी करेंगे तो सबके अंदर किस बारे में बताया गया है कि भाई एक दूसरे से प्यार करो और शांति बना के रखो, मतलब एक दूसरे को सताओ ना, इंसानियत के लिए अच्छा करो। सभी रिलीजियंस में लगभग यही है। द मॉडर्न इरा टू हैज विटनेस्ड अर्डेंट एडवोकेट्स ऑफ पीस बोथ इन स्पिरिचुअल एंड सेकुलर डोमेन। आज के युग में भी आपको लोग शांति ही चाहते हैं कि हर तरफ शांति रहे भाई। तो कुछ लोग इसको स्पिरिचुअल नजर में देखते हैं कि जैसे मेडिटेशन या योगा या इन सब चीजों के जरिए स्पिरिचुअल वे में शांति ढूंढते हैं, जैसे धार्मिक भक्ति करना, उसमें शांति ढूंढते हैं। और कुछ सेकुलर डोमेन में कि भाई सभी मिलजुल के रहो, एक दूसरे से लड़ाई ना करो, कुछ तो शांति स्थापित होगी। तो कुछ लोग स्पिरिचुअल वे में, धार्मिक वे में शांति को ढूंढते हैं, और कुछ लोग किस में ढूंढते हैं, सेकुलर वे में। द पोस्ट वॉर डिकेड्स वर मार्क्ड बाय इंटेंस राइवलरी बिटवीन टू सुपर पावर। द कैपिटलिस्ट यूएसए था, आप जानते हो, जब अपना ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 के बाद खत्म हुआ तो दुनिया में दो ही ताकतें बची, और इन्हीं के बीच में स्ट्रगल ऑफ पावर हो गया, हेजीमनी, कि किसको कौन सुपर पावर बनेगा। तो एक तरफ कैपिटलिस्ट था जो यूएसए था, दूसरी तरफ कम्युनिस्ट था जो यूएसएसआर था। और यूएसएसआर का विखंडन याद रखना 1991 में हुआ था। फॉर वर्ल्ड सुप्रीमेसी, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के लिए आप क्लास 12th की हिस्ट्री की बुक्स देख लेना, उसके अंदर मैंने ये बताया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था। पॉलिटिकल साइंस की बुक में भी एक दो चैप्टर में इसका डिस्कशन है, वहां पे भी आप देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक तरह का क्या था, कोल्ड वार कह सकते हैं। जब विश्व युद्ध 2 खत्म हुआ तो यूएसएसआर अपना संगठन बनाने लग गया और यूएसए अपना संगठन बना रहा था, नाटो बना रहा था, और वो वार्सोवा पैक्ट के तहत देशों को जोड़ रहा था यूएसएसआर। तो क्या हुआ उस टाइम, जो अपने ये यूएसएसआर के वो थे निकिता खुर्शेव, उन्होंने क्या किया, क्यूबा कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का था, मतलब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानता था। तो क्यूबा मत समझ लो यूएसएसआर का, वार्सोवा पैक्ट के तहत उसका अलायंस था। तो इन्होंने, निकिता खुर्शेव ने क्या किया, अपनी सारी मिसाइलों को क्यूबा के यहाँ मतलब वो कर दिया, इंस्टॉल कर दिया, मिसाइलें, टैंक्स, मतलब कि वहां पे ले जाके। अब क्यूबा है साउथ अमेरिका में, बिल्कुल अमेरिका की जड़ में। अभी उस टाइम थे यहाँ के, इसके अपने यूएसए के थे प्रेसिडेंट कैनेडी। तो इन्होंने कहा कि भाई यूएसएसआर को कि भाई अपनी मिसाइलें यहाँ से हटा लो। तो उधर से नहीं, तो फिर अगर कोई भी मिसाइल हमारी तरफ आई, मतलब यूएसए की तरफ आई, इधर क्यूबा में आपने इंस्टॉल कर दी यूएसएसआर ने, तो फिर इसको यूएसए सीरियसली लेगा।
तो इसीलिए इसको कोल्ड वार कहा जाता है। इधर से ये कह रहा है हम लड़ेंगे, उधर से यूएसएसआर कह रहा है हम लड़ेंगे, तो पर लड़ कोई नहीं रहा है। तो इसीलिए इसको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को कोल्ड वार भी कहा जाता है। और फिदाल कास्त्रो उस टाइम क्यूबा के थे प्रेसिडेंट, कह लीजिए आप, या जो भी वहां पे सुप्रीम पोस्ट थी। तो ये था कोल्ड वार। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आपको समझ में आया होगा, 1962 का था। वाज अ पर्टिकुलरली डार्क एपिसोड इन दिस अनफोल्डिंग मिलिट्री कंपटीशन, क्योंकि दोनों देश अपने आप को एक दूसरे को सुप्रीम दिखाना चाहते थे एक दूसरे के ऊपर, ताकि क्या हो सके, दुनिया में एक ही सुपर पावर बन सके। और देखो जब यूएसएसआर 1991 में टूटा, विखंडन हुआ उसका, उसके बाद सिर्फ एक ही सुपर पावर रह गया, वो कौन था? यूएसए। द मीनिंग ऑफ पीस। पीस इज ऑफन डिफाइंड एज द एब्सेंस ऑफ वार। तो शांति कब स्थापित होती है? जब युद्ध ना हो। दिस इज बिकॉज वॉर इज यूजुअली इक्वेटेड विद आर्म्ड कन्फ्लिक्ट बिटवीन कंट्रीज। जब भी युद्ध होता है तो बंदूकों, मिसाइलों, टैंक्स, इन सब का उपयोग होगा, और उससे लोग, देशों के बीच में मतभेद बढ़ेंगे। जैसे प्रेजेंटली यूक्रेन और रशिया का इशू चल रहा है, रशिया इन्वेड कर रहा है यूक्रेन के अंदर मिलिट्री आर्सेनल्स के जरिए। तो ऐसे में शांति कहाँ स्थापित हो जाएगी? तो ये चीज। द सेकेंड स्टेप इन डिफाइनिंग पीस वुड बी टू सी इट इज एब्सेंस ऑफ वायलेंट कन्फ्लिक्ट ऑफ ऑल काइंड्स। तो शांति वहीं होती है जहां पे ये सब चीजें ना हो। वॉर, दंगे, मैस्करे, एसिसिनेशंस मतलब लोगों को काटना मारना, और सिंपली फिजिकल अटैक, ये सब ना हो। और लोग, अगर लोगों के बीच में मतभेद है भी, तो वो बातचीत के जरिए सुलझा लें, वहीं शांति बनी रहेगी। सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिसेस दैट रेनफोर्स entrenched inequalities of caste, class, gender कैन आल्सो कॉज इंजरी। अभी अगर इस तरह के डिफरेंसेस होंगे, फिर लोग आपस में ही कन्फ्लिक्ट होंगे और लड़ेंगे। तो अगर हम इस तरह की इनइक्वालिटीज ना हो और अगर सभी व्यक्तियों को इक्वली ट्रीट किया जाए, तब भी शांति स्थापित की जाती है, और किसी भी तरह का फिर स्ट्रगल किया ही नहीं जाएगा, क्योंकि जब सभी इक्वल होंगे। स्ट्रक्चरल वायलेंस ऑफ दिस काइंड में प्रोड्यूस लार्ज स्केल इविल कॉन्सिक्वेंसेस। अब लोगों के तो मन में घृणा हो ही जाएगी ना दूसरे के प्रति, कि देखो वो तो राजा बाबू वाली जिंदगी गुजार रहा है और हमें यहाँ इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। तो अगर हम इक्वली ट्रीट करें, जैसे आर्टिकल 15 ने संविधान के इन सब चीजों को खत्म कर दिया कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा उसकी कास्ट, क्लास, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजियन के नाम पे, ताकि क्या हो सके, लोगों के बीच कंफ्लिक्ट ना ओरिजिनेट हो, सब मिल के रहे। और देखो आज हम सब एक साथ हैं। फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस। स्ट्रक्चरल वायलेंस किस बेस पे लोगों के बीच में हिंसा होती है और शांति भंग होती है? कास्ट सिस्टम। द ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम ट्रीटेड सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल एज एस्पर्शियम, मतलब अनटचेबल कहा जाता था कुछ लोगों को। मेनली आप जानते हैं हमारे यहाँ 4 वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और शूद्र को हमारे यहाँ क्या कहा जाता था उस टाइम? अनटचेबल्स। पर भारतीय संविधान की आर्टिकल 17 ने अनटचेबिलिटी को बैन किया। आर्टिकल 17। तो देखो हमने क्या कह दिया कि भाई अनटचेबिलिटी बैन है, यानी अब जिसके पहले अनटचेबल कहा जा रहा था, अब उसे अनटचेबल नहीं कहा जाएगा। और सभी ह्यूमन बींग जो भी भारत का नागरिक है, अब वो सब क्या होंगे? इक्वल। तो अब जब हमने इक्वल कर दिया, तो क्या अब उनके बीच में लड़ाई होगी? नहीं होगी। तो क्या स्थापित हो गया? शांति। क्यों? क्योंकि हमने कह दिया कि भाई हमारा संविधान कह रहा है कि दोनों व्यक्ति बराबर है, कोई अनटचेबल नहीं है, कोई ये नहीं है, सब इक्वल हो, आप भारत के नागरिक हो। तो अब कन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, अब क्या स्थापित होगी? शांति। पर कुछ जगहों पे आज भी ये चीजें हैं, क्योंकि देखिए धीरे धीरे सोसाइटी मॉडर्नाइज होती है, चीजें बदलती हैं। तो कुछ जगह पे, पर संवैधानिक कानूनों के जरिए वहां से भी धीरे धीरे ये जो अनटचेबिलिटी वाली व्यवस्था थी, ये धीरे धीरे उन इलाकों से भी खत्म हो रही है, और ये अच्छी बात है। While a social order based on class appear to be more flexible, it too generate a great deal of inequalities and oppression. देखिए अगर कई बार क्या होता है, कोई सोशल व्यवस्था बनी हुई है, सामाजिक मान लो कोई रीति रिवाज है,
और हम उनमें परिवर्तन लाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके वजह से, उन रीति रिवाजों की वजह से एक का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और एक की मौज आ रही है। पर संवैधानिक व्यवस्था या कानून व्यवस्था के तहत उन रीति रिवाजों में चेंज आना चाहिए। अब चेंज लाने के लिए भी फिर भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है। वो लोग रिटेलिएट करेंगे कि भाई हम तो नहीं चाहते ये चेंज, हम तो इसी व्यवस्था को चाहते हैं जो चल रहा है, तो तब भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो वो यही कह रहा है कि अगर व्यवस्थाओं को बदलते वक्त भी क्या हो सकता है, शांति भंग हो सकती है। और पैट्रियार्की तो आप जानते हैं, पितरात्मक सत्ता जिसमें मेल डोमिनेट करते हैं, इंडियन सोसाइटी में आपको दिख जाएगी। मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मेजॉरिटी ऑफ पीपल में आपको पैट्रियार्की सोसाइटी हमारे यहाँ प्रिविलेज्ड है। Patriarchy entails a form of social organization that result in the systematic subordination of and discrimination against women. कि male will dominate the society and female will do household or domestic chores. कि वो घर में काम करेगी, वो कमाने जाएगा। ठीक है ना, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं तो इक्वली ट्रीट करता हूँ। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और आर्टिकल 15 कह रहा नो डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर के बेस पे कोई भेद नहीं। तो मेरी नज़र में तो बराबर है। बाकी इंडियन सोसाइटी में जनरली वुमेन्स को क्या माना जाता है कि दैट शी विल डू द डोमेस्टिक क्योर्स और द हस्बैंड विल गो आउटसाइड फॉर वर्क। हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मेजोरिटी ऑफ आपको अपने आसपास ही देख लेना, यही दिखाई देगा पैट्रियार्की। इट्स मैनिफेस्टेशंस इंक्लूड सेलेक्टिव अबॉर्शंस ऑफ फीमेल फ्यूटिसिस। पहले हो जाता था, पर अब तो सोनोग्राफी इंडिया के अंदर बैन है, आप जानते हैं। ये की लिंग जांच पहले से नहीं करा सकते। डिनायल ऑफ एडुकेट न्यूरिशमेंट एंड एजुकेशन। कई बार फीमेल्स को सही से खाना नहीं मिल पाता, मेल्स को मिलता है अच्छे से। एजुकेशन के लिए हायर स्टडी नहीं अप्रोच कर पाती। चाइल्ड मैरिज हो जाती है। वाइफ बैटरिंग, घरेलू हिंसा के भी उसको फेस करना पड़ता है। डोरी के लिए सताया जाता है। सेक्सुअल हरासमेंट जहाँ पे वो काम कर रही है, या रेप या ऑनर किलिंग जैसी समस्याएं आपको लगभग दुनिया के सभी समाजों में फीमेल के प्रति दिख जाएंगी। द लो चाइल्ड सेक्स रेशो है इंडिया के अंदर। ठीक है, 1000 मेल पे 919 फीमेल्स हैं 2011 की जनगणना के हिसाब से, जिससे पता चलता है कि हमारे यहाँ पे पैट्रियार्कल सोसाइटी ज्यादा प्रिवलेंट है। रेसिज्म एंड कम्युनलिज्म। अब रेसिज्म आर्टिकल 15 के तहत बैन है इंडिया के अंदर, याद रखना। रेसिज्म का मतलब क्या होता है? कलर के नाम पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। रेसिज्म एंड कम्युनलिज्म, समुदायवाद, involves the stigmatization and oppression of an entire racial group और community। जानबूझ के दूसरे वर्ग के लोगों को क्या रखा जाता है? वंचित। अब ऐसे में जब उनको वंचित रखा जाएगा, उनके मन में भावना आएगी इनके प्रति कि इनसे लड़ना है और अपना हक लेना है, वहीं पे शांति भंग। तो ये चीज भी गलत है। एपरेथाइड था, आप जानते हैं, साउथ अफ्रीका के अंदर। फिर नेल्सन मंडेला जी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और फिर आप जानते हैं उसका क्या परिणाम हुआ। ब्लैक मेजोरिटी की सरकार आई और व्हाइट मिनोरिटी, फिर उनकी सरकार चली गई। पर फिर भी देखो, एक कितनी बढ़िया बात थी जब इन ब्लैक लोगों की वहां पे सरकार बन गई थी अफ्रीका के अंदर। देखो नेल्सन मंडेला जी ने फिर भी क्या कहा कि भाई तुम व्हाइट जो लोग हो हमारे देश के अंदर, तुम यहाँ शांतिपूर्वक रह सकते हो। जो भी तुमने आज तक जुल्म किए वो सब माफ है और तुम यहाँ हमारे देश में रहो, तुम्हें बराबर के हक मिलेंगे। ये भी देखो कितनी बढ़िया चीज है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन स्टिल कंटिन्यूज covertly in the West and is now often direct against immigrant from countries in Asia, Africa and Latin America। जब इस तरह के इन देशों से लोग दूसरे देशों में जाते हैं काम करने, तो वहाँ उन्हें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का कई बार फेस करनी पड़ जाती है प्रॉब्लम। इवन अपनी सोसाइटी में भी देख लेना, अपनी सोसाइटी इन द सेंस कि जिस देश में भी हम रह रहे हो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है। A just and lasting peace can be attained only by articulating and removing the latent grievance and cause of conflict through a process of dialogue। तो भाई अगर शांति बनानी है तो जो लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हैं उन पे चर्चाएं की जाए, उन पे बैठ के बातचीत की जाए, तब उनका मसला निकाला जाए। लड़के या युद्ध करके कोई मसला नहीं निकलता, सिर्फ दोनों तरफ का नुकसान होता है। वो ये कह रहा है इस पॉइंट पे। एलिमिनेटिंग वायलेंस, शांति बनानी है तो वायलेंस तो एलिमिनेट करनी पड़ेगी, खत्म करनी पड़ेगी, तभी शांति बन पाएगी।
द वायलेंस डज नॉट ओरिजिनेट merely within the individual psychic, it is also rooted in certain social structure. देखो, एक व्यक्ति के दिमाग में वायलेंस नहीं उत्पन्न होती, कई बार क्या होता है वायलेंस सोशल स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करती है। सोशल स्ट्रक्चर मीन्स समाज की व्यवस्था कैसी है। अब एक समुदाय मौज ले रहा है, दूसरा समुदाय का कोई अधिकार ही नहीं है, तो फिर दूसरे समुदाय के तो मन में आएगा कि भाई मेरे को तो वायलेंस करके अपना हक लेना है इन लोगों से, क्योंकि वो वैसे देने को तैयार नहीं है। तो फिर ये चीज, तो द एलिमिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस नेसेसिटेट द क्रिएशन ऑफ जस्ट एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो हम कैसे ये वायलेंस को यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं? भाई हम लोकतांत्रिक समाज बनाएं कि भाई तुम सब बराबर हो और सबका बराबर हक है। जैसे आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, तो सबका बराबर हक है। तो वहां पे हमने वॉयलेंस को क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया कि भाई कोई आपस में ना लड़ो, तुम सब लोकतांत्रिक देश में हो और तुम्हारे बराबर के अधिकार है। Peace is not an end state but a process involving an active pursuit of the moral and material resources needed to establish human welfare in the broadest sense of the term. देखो, देश में शांति स्थापित होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि देश तरक्की कर रहा। देश के अंदर शांति इसलिए स्थापित की जाती है ताकि जो तरक्की का प्रोसेस है वो स्मूथली चलता रहे, उसमें कोई बाधा ना आए। तो शांति ये काम करती है। शांति ये नहीं कि अब डेवलपमेंट ले आएगी देश के अंदर, शांति उस डेवलपमेंट के प्रोसेस को मदद करेगी स्मूथली चलने में। कैन वायलेंस एवर प्रमोट पीस? क्या युद्ध से या हिंसा से कभी शांति स्थापित की जा सकती है? It has often been asserted that violence, though it is an evil, can sometimes be a necessary prelude to bringing about peace. अब देखो, कई बार जब लोग मानने ही ना, एक दूसरे की बात चर्चा करने को ही नहीं तैयार है, तो फिर युद्ध ही एक आखिरी विकल्प है। अब आप कहोगे कि अच्छे से और बात ट्राई करना चाहिए, वो सब हो चुका है ट्राई, वो समझने को तैयार नहीं, तो फिर क्या होगा? युद्ध, जाहिर सी बात है। रशिया यूक्रेन एग्जाम्पल सामने है। It may be argued that tyrants and oppressor can be prevented from continuing to harm the populace only by being forcibly removed. तो ये माना जाता है कि भाई जिसके साथ बुरा हुआ है, मतलब जिसको ओप्रेस्ड किया गया है, और अगर वो विद्रोह कर रहा है, वो हिंसा कर रहा है, तो उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसके साथ लड़ा जाए। तभी उस फोर्सबली रिमूव्ड का मतलब लड़ना ही है, ताकत बल से उसको हराया जाए ताकि शांति स्थापित हो सके। For this reason, the pacifists who considered peace to be a supreme value take a moral stand against the use of violence, even for attaining just ends. तो इसी के लिए जो पैसिफिस्ट हैं, जो शांति प्रिय लोग हैं, वो इसी को ही क्या मानते हैं कि भाई अगर किसी भी तरह की हिंसा है तो फिर युद्ध यूज करो, भाई लड़ो ताकि शांति स्थापित हो जाए। पर देखिए, युद्ध कभी भी किसी शांति को कैसे स्थापित कर देगा? जब दोनों तरफ तबाही होगी, दोनों तरफ घर उजड़ेंगे, तो फिर शांति कैसे स्थापित होगी? कहीं ना कहीं वो आज मान लो जैसे रशिया यूक्रेन का मसला चल रहा है और रशिया इन्वेड कर भी लेता है, फॉर एग्जाम्पल पूरे यूक्रेन पे कब्जा कर भी लेता है। मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, आज की डेट में जो युद्ध चल रहा है। अब मान लो कल को जब रशिया वहां अपनी गवर्नमेंट बनाएगा, अपने लोगों को प्लॉट वो करेगा, अपॉइंट करेगा, तो जो वो यूक्रेनियंस होंगे, क्या उनके मन में ये भावना नहीं होगी कि इन लोगों ने हमारा देश छीनना है? तो वो गुस्सा कभी ना कभी, जब वो ताकतवर हो जाएंगे, आएगा सामने। तो युद्ध कभी भी किसी शांति स्थापित नहीं कर सकता, ये हमेशा हमें याद रखना पड़ेगा। However, they advocate the mobilization of love and truth to win the hearts and minds of the oppressor. तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई सच्चाई और प्यार से भी दिल जीते जा सकते हैं। जो लोग मतलब निराश हैं या जो लोग सताए हुए हैं, अगर हम उनसे बातचीत करें, उन्हें समझाएं और उनको उनकी समस्याओं का हल करें, तो वो मान जाएंगे। ये भी एक ठीक तरीका है शांति स्थापित करने का। दिस इज नॉट टू अंडर एस्टिमेट द पोटेंशियल ऑफ मिलिटेंट बट नॉन वायलेंट फॉर्म ऑफ एक्सिस्टेंस। अच्छा, अब महात्मा गांधी वाला कंसेप्ट आपको याद है, सत्याग्रह का, कि भाई लड़ो ना, और अपनी बात कहने के लिए आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, नेशनलिज्म चैप्टर में, सिविक्स के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, नेशनलिज्म इन इंडिया है ना चैप्टर 10th क्लास की हिस्ट्री में, तो वहां आपने पढ़ा होगा महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में, है वो चैप्टर, उसमें डिस्कशन है।
तो नॉन वायलेंस, अगर हम मतलब कि हिंसा ना करें, अहिंसा को अपनाएं, तब भी हम सामने वाले से अपने कन्फ्लिक्ट्स को दूर कर सकते हैं। क्योंकि देखो, चर्चा बातचीत करने से किसी भी समस्या का हल निकल सकता है। सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट, लोग वही आगे, सिविल अवज्ञा आंदोलन इज अ मेजर मोड ऑफ सच स्ट्रगल विच हैज बीन सक्सेसफुली यूज्ड टू मेक अ डेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेशन। अंग्रेजों के खिलाफ चलाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। A prominent instance being Gandhi's deployment of सत्याग्रह during the Indian freedom movement। चाहे आप खेड़ा का सत्याग्रह, चंपारण का सत्याग्रह, ठीक है ना, या पीजेंट्स की वो उनके लिए आवाज उठाई। तो सत्याग्रह का बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि भाई ठीक है, तुम्हारे हमारे बीच मतभेद है, पर हम आपसे लड़ेंगे नहीं, आपको समझाने की कोशिश करेंगे शांतिपूर्वक। देखो, क्या पता अगले को कभी ना कभी तो समझ आएगा ही। ये चीज, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मार्टिन लूथर किंग waged a similar battle in the 1960s against anti-black racial discrimination। यूएसए में इन्होंने भी आवाज उठाई थी इसी तरह से शांतिपूर्वक। पीस एंड द स्टेट, शांति और देश, देश, स्टेट का मतलब देश ब्रॉड सेंस में। इट इज ऑफन आर्ग्यूड दैट द डिवीजन ऑफ वर्ल्ड इनटू सेपरेट सॉवरन स्टेट इज एन impediment the pursuit of peace। Each state see itself as an independent and supreme entity. It tends to protect its own perceived self-interest। तो कई बार यह भी कहा जाता है कि जो दुनिया भर के देश आपस में बटे हुए हैं, तो कई बार ये चांस होते हैं कि एक देश अपने से कमजोर वाले के ऊपर अपने आप को ताकतवर शो ऑफ करना चाहे, चांस है। और वो कहेगा कि भाई शांति तभी स्थापित हो सकती है अपने इस इंटरेस्ट के लिए। जैसे रशिया इन्वेड कर रहा है इस वक्त यूक्रेन के अंदर। अब यूक्रेन रशिया के सामने तो बहुत छोटा है, ताकत के मामले में भी, एरिया के मामले में भी। ये 6 लाख कुछ किलोमीटर का है, वो 176 लाख किलोमीटर का है रशिया। तो ये चीज है। The long-term solution to such problems lies in making state more accountable through meaningful democratization and reining it in via an effective system of civil liberties। तो एक बढ़िया लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करी जाए, लोगों को स्वतंत्रता भी दी जाए। हमारे यहाँ है सिविल लिबर्टीज, आर्टिकल 21 याद रखना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो अगर हम ये देंगे, सबको आज़ादी दे दी, उसमें 34 तरह की आज़ादी है, ठीक है, वो देख लेना आप। फ्रीडम ऑफ मैरिज इस तरह से, फ्रीडम टू चूज और वियर ईट इस तरह से 34 तरह की आज़ादी है। तो वही कह रहा है कि भाई अगर हम लोगों को स्वतंत्रता दे दें और इक्वल लेवल पे ट्रीट करें, तब भी शांति स्थापित की जा सकती है डेमोक्रेटिक व्यवस्था स्थापित करके। द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स इज दस क्लोजली लिंक्ड टू द सेफगार्डिंग ऑफ पीस। लोग अपने हक की मांग या अपने फंडामेंटल राइट्स क्यों मांगते हैं? ताकि वो शांतिपूर्वक रह सके। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति को फंडामेंटल राइट्स हैं पर दूसरे व्यक्ति को है नहीं। अब जिस व्यक्ति को है नहीं फंडामेंटल राइट्स और जिसके पास है, वो पहले वाला दूसरे वाले का एक्सप्लॉइटेशन करेगा, जिसके पास है और जिसके पास नहीं है। तो ऐसे में फिर नहीं वाला क्या करेगा? वो अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा, और जहां पे भी लड़ा शांति भंग। तो ये चीज डिफरेंट अप्रोच, जो अलग अलग तरीके अपनाए गए शांति स्थापित करने के लिए। जैसे पहला तरीका है, द फर्स्ट अप्रोच अकॉर्ड्स सेंट्रलिटी टू states, respect their sovereignty and treats competition among them as a fact of life। It means concern is with the proper management of this competition and with the containment of possible conflict through interstate arrangement like balance of power। तो पहला अप्रोच शांति स्थापित करने का देश के अंदर ये तरीका किया गया कि भाई हम तो अपनी सोवरेनिटी को बचा रहे हैं, अगर वो हमारे पे हमला कर रहा है तो हम तो रिटेलिएट करेंगे, अपनी सोवरेनिटी को बचाएंगे, ठीक है ना। और कई बार क्या होता है कि आपस में भी कंपटीशंस होता है देशों के बीच में कि कौन सा देश ज्यादा समृद्ध है या ज्यादा शांति वाला है, जहां पे दंगे नहीं होते, लोग खुश हैं। तो पहला अप्रोच तो ये है। दूसरा अप्रोच, द सेकंड अप्रोच टू ग्रांट द डीप रूटेड नेचर ऑफ इंटरस्टेट राइवलरी बट इट स्ट्रेस द पॉजिटिव प्रेजेंस एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ इंटरडिपेंडेंस। इट अंडरस्कोर द ग्रोइंग सोशल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग नेशंस। तो दूसरा तरीका है कि भाई किसी भी देश से कोई मतलब ही ना रखो, अपने दुश्मन से मतलब कि कोई मतलब ना रखो और उससे दूर रहो।
अब ऐसे में दूर रहेंगे तो भाई उनके और इनके बीच में कभी शांति स्थापित हो ही नहीं पाएगी। तो वहीं पे आर्थिक और सामाजिक चीजें फिर दोनों देश के बीच में क्या हो जाएंगी, अंडर स्कोर हो जाएंगी, उन पे ध्यान ही नहीं दिया जाएगा। तो एक तो ये तरीका है, या तो ऊपर वाला तरीका है। दूसरा तरीका है कि भाई जिसके साथ हमारे कन्फ्लिक्ट है उससे दूर रहो। अरे अगर उससे दूर रहेंगे तो फिर कभी वो और हमारे तो कन्फ्लिक्ट कभी दूर हो ही नहीं पाएंगे। तो दूसरा तरीका ये कहता है कि भाई जिन देशों के बीच में कन्फ्लिक्ट है उन देशों से दूर रहो। तीसरा अप्रोच है द थर्ड अप्रोच आर्ग्यूज। तो पहले दो अप्रोच आपको शांति स्थापित करने के समझ आ गए होंगे। तीसरा अप्रोच है द थर्ड अप्रोच। दिस अप्रोच आर्ग्यूज दैट द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज फर्दर इरोडिंग द ऑलरेडी डिमिनिश्ड प्राइमेसी एंड सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट, देयरबाय क्रिएटिंग कंडीशन कंडीसिव टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड पीस। तो तीसरा ये माना जाता है कि भाई ग्लोबलाइजेशन की वजह से दुनिया भर में अस्थिरता है। अब ग्लोबलाइजेशन को खत्म कर दो, पर जहां पे हम फिर स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं, इंटरडिपेंडेंस पे बात करते हैं, जब हम दूसरे देशों पे निर्भर हैं और दूसरे देश हम पे निर्भर हैं, क्योंकि हर देश के पास सारे संसाधन तो है नहीं, तो फिर हम उनसे अलग थोड़ी रह सकते हैं, या उनसे सामान लिए बिना थोड़ी रह सकते हैं, वो हमसे लिए बिना थोड़ी रह सकते हैं। तो इससे भी क्या, ये तीसरा तरीका है। तो व्यापार बंद कर देना उस देश से, या उस देश से बिल्कुल दूरियां बना लेना, ये तीसरा तरीका है शांति स्थापित करने का। कॉन्टेम्पररी चैलेंजेस। While the UNO has several noteworthy achievements to its credit, it has not succeeded in preventing and eliminating threats to peace. यूएनओ ने बहुत बार शांति स्थापित की है, कोशिश की है देशों के बीच में शांति बनी रहे। Instead, dominant states have asserted their sovereignty and sought to shape regional power structure and the international system itself, in keeping with their own precipitation and priorities. पर कई बार क्या होता है कि जो ताकतवर देश हैं, यूएसए, यूएसएसआर, ये सब यूएनओ का या इन जैसी संस्थाओं का अपने हिसाब से उपयोग करते हैं शांति स्थापित करने के लिए, मतलब इनको फायदा पहुंचे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ चीज होनी है, वो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में वो वीटो पावर यूज कर लेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी रशिया ने करी वीटो पावर यूज, खैर अब तो वो पास हो गया शांति प्रस्ताव, यूक्रेन और रशिया के इशू पे बता रहा हूँ। तो डेवलप्ड देश कई बार इन जैसी संस्थाओं को अपने हिसाब से यूज करते हैं शांति स्थापित करने के लिए। द राइज ऑफ टेररिज्म इज पार्शियली अ रेस्पॉन्स टू द सेल्फ सर्विंग एंड हार्म हैंडेड कंडक्ट ऑफ एग्रेसिव स्टेट। एग्जाम्पल तालिबान स्टेट अफगानिस्तान है आपके सामने। इसमें जब अब तालिबान वाले क्या चाह रहे कि भाई हम तो शांति स्थापित करेंगे, वो लड़े अफगान फोर्सेस से बंदूक के बल पे। अब बताओ वहां शांति स्थापित होगी क्या? तो टेररिज्म जैसी चीजें बढ़ रही हैं दुनिया के अंदर। लोग चाह वही है, एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन पे सुप्रीमेसी दिखाना चाहते हैं। तो जब ऐसा होगा तब कन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे। The global community has failed to curb the rapacity of the domineering power and the guerrilla tactics of the terrorists। छुप के वार करना, ठीक है ना, तो ये सब टेक्निक्स अपनाई जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखा होगा, जो मिलिट्री फोर्सेस इन जैसे इलाकों में है, सेंसिटिव इलाकों में, अफगानिस्तान, इराक में, या तो ये यहाँ के जो लड़ाके होते हैं, मतलब ये जो दुश्मन होते हैं, टेररिस्ट्स होते हैं, ये लैंड माइन्स बिछा देते हैं, छुप के वार करते हैं। तो उनको मार देने से अरे कहाँ शांति स्थापित हो जाएगी भाई। दिस डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर इन 1991 पुट अ फुल स्टॉप टू द इरा ऑफ मिलिट्री। यूएसएसआर भी खंडन हो गया। न्यूक्लियर बॉम्ब्स इतने ज्यादा बन गए थे इनके पास, 7-7 हजार के आसपास थे। राइवलरी बिटवीन द सुपर पावर्स एंड द रिमूव्ड अ मेजर थ्रेट टू द इंटरनेशनल सिक्योरिटी का पे जो खतरा था वो भी खत्म हो गया, क्योंकि ये दोनों देश आपस में एक दूसरे के संगठन बना रहे थे। वो कैपिटलिस्ट वाला नाटो बना रहा था अमेरिका, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये वर्सोवा पैक्ट के तहत देशों को अपने साथ जोड़ रहे थे। जब रशिया 1991 में टूटा तो उसमें से 14 देश, वो यूएसएसआर जब 1991 में टूटा तो उसमें से 14 देश निकले। यूएसएसआर 14+1 का ग्रुप था, और वो जो एक था वो रशिया था। रशिया को यूएसएसआर का सक्सेसर भी कहा जाता है, वारिस भी कहा जाता है। तो देखिए, अंत में मैं चैप्टर के आपको यही समझाऊंगा कि पीस को स्थापित करने के हर व्यक्ति के अलग कंसेप्ट हो सकते हैं, पर हमेशा ये कोशिश रहनी चाहिए हमारी कि हम वॉर को या लड़ाई को अवॉइड करें, क्योंकि उसमें सिर्फ नुकसान होता है और कुछ नहीं इन्वॉल्व होता है। शांति तो दूर की बात है स्थापित करना।
पर मैंने आपको बताया जैसे अप्रोचेज थे या वो जो थ्योरी गई, कई बार कुछ केस में ऐसा हो जाए जब सामने वाला समझने को ही ना तैयार हो, बातचीत सुन ही नहीं रहा, तो ऐसे में हमें बलपूर्वक भी यूज करना पड़ जाता है। पर जहां तक हो सके कोशिश करें कि हम बातों के जरिए ही शांति को स्थापित करें। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये सारे पॉइंट्स आपकी एनसीईआरटी की बुक से लिखे गए हैं, वर्ड टू वर्ड आप चेक कर सकते हैं। बाकी अगर कोई पॉइंट ऐसा आया जिसकी एक्सप्लेनेशन की वजह से आपकी कोई भावना हर्ट हुई, तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं लर्नर्स। हमारी कोई इंटेंशन नहीं है आपकी किसी भी भावना को हर्ट करने की। चीज़ें हैं बस तो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। बाकी आप चीज़ों को एज अ लर्नर ही इनटेक कीजिएगा। बाकी स्वस्थ रहिए, खूब नाम कमाइए, पेरेंट्स को प्राउड फील कराइए, इस देश के लिए भी अच्छा कीजिए, सोसाइटी को अच्छा बनाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।